नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है शौर्य पथ और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर। आपका बहुत स्वागत है। और चूंकि हम लगातार इसमें अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करते हैं, रक्षा सुरक्षा के मामलों पर चर्चा करते हैं और इसकी शुरुआत इस बार हम करते हैं कि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि किस तरीके से गाज़ा और खास करके इजराइल के बीच तनाव ज़बरदस्त है। ऐसे में टू नेशंस थ्योरी की भी बात आई है। इन सब के बीच खबर ये है कि कुछ यूरोपीय देश जिसमें नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन शामिल है, वो फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए तैयार हो चुके हैं। इन सब के बीच खबर ये भी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल और हमास के कुछ नेताओं को एक तरीके से वारंट जारी किया है। तो आशंका इस बात की है कि कुछ को गिरफ्तारी की जा सकती है। ऐसे में इन तमाम मामलों को आप कैसे देखते हैं? इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अंकित देखिए, तीन चीजें हैं इसमें। जो आपने पहले कहा, इजराइल और हमास का जो गाजा में चल रहा है, दुनिया के कहने के बावजूद, मतलब दुनिया के विरोध के बावजूद, अमेरिका के विरोध के बावजूद इजराइल अपने ऑन फायर लगा हुआ है। उसने कहा कि नहीं, हम तो जो है, जो हमारा एम है हमास को ख़त्म करना, उसके लिए हम गाजा में ऑफेंसिव ज़रूरी है। और वहाँ पर इनकी कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2 बटालियन और बची हुई है जिसको कि वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो इजराइल तो लगा हुआ है वहाँ। लोग भी वहाँ के तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ से बाहर हो गए हैं। UN एड भी बंद हो गया है, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी वहाँ चली रही है। तो ये एक है जो आपने कहा शुरू में बिल्कुल कि वो ऑन है। इजराइल रुक नहीं रहा है और अपने जो उसकी एम है वो लेके चल रहा है। दूसरी बात जो आपने कही रिकॉग्निशन की फिलिस्तीन के बाद, देखिए इसमें इस महीने के कुछ ही दिन पहले UN असेंबली में, जनरल असेंबली में 193 में 190 में से 140 देशों ने ये प्रस्ताव लेके आए थे कि जो है फिलिस्तीन को मेंबर बना दिया जाए यूनाइटेड नेशंस का। लेकिन बाद में सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने विरोध किया था इसका। तो ये चीज़ तो आ रही थी पहले से। टू नेशन थ्योरी हर एक देश कह रहा है, भारत भी कह रहा है शुरू से। हमारे यहाँ तो पहले से काफ़ी सालों से है कि उनको दे ऑल्सो हैव ए राइट टू एग्जिस्ट, उनकी भी जगह वहीं मिलनी चाहिए। अमेरिका भी अभी जो बाइडेन ने भी यही बोला है कि ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन जो ये चीज़ अभी आई है जिसमें कि आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, और स्पेन के बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने ही स्टेटमेंट दिया है जहां उन्होंने कहा है कि वो जो फिलिस्तीन को टोटली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और 28 तारीख से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करने की। बिल्कुल। तो अब वो ये चीज़ अगर शुरू होती है तो एक तरह से उनका कहना ये है कि भाई टू नेशन थ्योरी सभी मान रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि इनको भी राइट टू एग्जिस्ट है, मिलना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि इजराइल तो चला ही जा रहा है, 7वां महीना 8वां आ जाएगा लेकिन कोई समाधान नज़र में नहीं आ रहा है। तो ये कैसे चलेगा? वो ये चीज़ लेके चल रहे हैं। लेकिन देखिए इसका भी विरोध है। इजराइल ने तो खैर आउटराइट बोल दिया है कि मतलब ये लोग जो है, ये तीनों देश जो हैं टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, टेररिज्म को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि मतलब टेररिस्ट ऐसा करते रहें और उनको जो है इस तरह की रिकॉग्निशन मिलती रहेगी। तो वो उन्होंने तो ऑलरेडी अपने एम्बेसडर्स को वहाँ से बुला लिया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई वो क्या करते हैं। अमेरिका ने भी विरोध किया है। अमेरिका ने भी अभी तक इसके बारे में रिकॉग्निशन के बारे में कुछ नहीं कहा है, क्योंकि ऑलरेडी विरोध तो कर ही चुके थे पहले UN में। इसके साथ ही देखिए जहाँ तक बाकी देश हैं, अरब देशों में भी किसी ने अभी तक खुल के ये नहीं कहा है कि हम रिकॉग्निशन देने जा रहे हैं। हालांकि अरब देश तो चाहते हैं पहले ही इनके लिए की जगह होनी चाहिए। यूरोपियन यूनियन जहाँ तक है, इसमें 3 देशों ने बोला है, बाकी देशों की प्रक्रिया अभी नहीं आई है। और इवन इंग्लैंड भी मुझे नहीं लगता कि ये चाहता है इसके बारे में। तो ये जो है कुछ लगता नहीं कि 3 देश तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। ये हो सकता है एक प्रेशर टैक्टिक्स है इजराइल के ऊपर कि भाई आप जो है शांति प्रक्रिया को जल्दी आगे बढ़ाइए और इनको जगह दीजिए। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है इसमें।
और इजराइल के नेतन्याहू ने तो साफ बोला है कि हमें जानबूझ करके जो है हमारी सिक्योरिटी सुरक्षा और जो हमारी संप्रभुता है उसके ऊपर दखल दे रहे हैं, और ये चाहते हैं कि टेररिस्ट हमारे बगल में रहें और इस तरह की कार्रवाई करते रहें, और ये आगे अगर हमारे पास होगा तो ये टेररिस्ट कहीं भी ऐसा काम करेंगे। तो कुछ हद तक तो ये है, लेकिन दूसरी जो चीज़ है, हर एक देश चाहता है कि टू नेशन थ्योरी में इजराइल हैज अ राइट टू कोएग्जिस्ट, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें बातचीत से ही आगे बढ़ पाएंगी, और सबसे पहली चीज़ जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि शांति विराम, युद्ध विराम जरूरी है, क्योंकि जब वो होगा उसके बाद ही आप आगे की बातचीत कर पाएंगे। अब लोग वहाँ मरते रहें, वहाँ नुकसान होता रहे, गोलियां चलते रहें, बॉम्ब्स गिरते रहें, और यहाँ आप रिकग्नाइज भी करेंगे तो स्टेट है कहाँ? कर भी दिया तो जब स्टेट नहीं होगा तो करेगा कौन उसको? एग्जिस्ट कैसे करेंगे? दूसरी चीज़, मुझे नहीं लगता कि इजराइल के बिना फिलिस्तीन एक देश बन पाएगा, कोई बन नहीं पाएगा, नहीं बना पाएंगे। और एक चीज़ और अगर आप देखिए तो ईरान जो सबसे ज़्यादा समर्थक था, उनके राष्ट्रपति की भी मृत्यु हो गई। अब वो वहाँ भी वो अपनी इंटरनल चीज़ें देखने में लगे रहेंगे, एक्सटर्नल थ्रेट भी है, इंटरनल भी है, बाकी भी चीज़ें हैं। तो इतनी स्ट्रांग जो है मुझे नहीं लगता कि ये फ़र्क डाल पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि इस पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तो है कि इजराइल का अब जो है, यूरोप के जो ये देश हैं, खासकर ये 3 देश, या अगर कोई और देश भी सपोर्ट करते हैं इस फ़िलिस्तीन स्टेट को, तो उससे इजराइल के संबंध कैसे होंगे? क्योंकि अभी तक तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ये अगर ऐसा रहेगा तो उसमें ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी इनके बीच में। अमेरिका भी मुझे लगता है कि अगर ये आएगा, यूएन में तो वीटो कर ही चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिकग्नाइज करेगा वो फ़िलिस्तीन को, जब तक कि इजराइल। अमेरिका भी सर पैलेस्टीन को टू नेशन थ्योरी को तो मान रहा है। बिल्कुल। तो फिर वो वीटो क्यों कर रहा है? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ये चीज़ नहीं हो पाई है कि डिमार्केशन कहाँ से कैसे होगा। इजराइल ने पहले बोला था कि ये जो है बफर जोन बनाएंगे दोनों के बीच में, कि ऐसे लोग आ जा नहीं पाए, टेररिस्ट एक्शन नहीं कर पाए। ये भी था जो कि इजराइल ने कहा था कि सिक्योरिटी पूरी कंट्रोल में रहेगी इजराइल के, पहले जो बात चल रही थी। तो अभी ये चीज़ नहीं हो पाई है कि लड़ाई के बाद का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, किस तरह का होगा। हालांकि इसमें इस अनाउंसमेंट से आपके फ़िलिस्तीन और गाजा के लोग तो खुश हुए हैं, वेस्ट बैंक के लोग भी खुश हुए हैं, लेकिन जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो वेस्ट बैंक में देख रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमास ही यहाँ रूल कर रहा था, तो क्या हमास जो है फिर आएगा? वो अमेरिका भी नहीं चाहता, न इजराइल चाहेगा। तो ये कुछ प्रश्न है इसमें कि कौन करेगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन, गाजा और वेस्ट बैंक का, इसके बाद। और नेतन्याहू देखिए, वो तो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनके राइट विंग के जो लोग हैं वो भी उनको रुकने नहीं देंगे अपने ऑफेंसिव जारी रखने में। हॉस्टेजेस की बात जब तक बनेगी नहीं, वो तैयार होंगे नहीं इसके लिए। तो इस वजह से ये जो सीज फायर एग्रीमेंट, मतलब युद्ध विराम जब तक नहीं होता, उसमें बातचीत आगे नहीं बढ़ती, होस्टेज का मामला शांत नहीं होता, और लड़ाई के बाद इजराइल कैसे चलाना चाहेगा और फिलिस्तीन का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। एक ये भी थ्योरी चल रही थी कि अमेरिका जो है एक ग्रुप बनाए, एक कुछ देशों को लेकर के, जो कि गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन करें। तो कई चीज़ें हैं जो अभी तक फाइनल नहीं हो पाई हैं। जब तक वो नहीं होता तब तक पैलेस्टीन एज ए स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। पेपर पर हो सकता है, लेकिन ज़मीनी हालात में ये नहीं हो सकता है। और नुकसान वही है कि फिर जो मैं कहता हूँ मानवीय त्रासदी जो चल रही है वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती रहेगी। तो इसका यही एक है कि इसको जो है शांति विराम किया जाए, बात की जाए, सबसे पहले युद्ध रोका जाए, फिर बात की जाए, और एक ठोस प्रस्ताव आए जो कि आगे चले। बिल्कुल। अब चूंकि आपने ईरान की बात कर ही दी है, और जिस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई है और दुर्भाग्यपूर्ण है, विश्व शांति के लिए भी ठीक नहीं है, इसके अलग अलग विश्लेषण निकाले जा रहे हैं। और चूंकि ये मामला मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मिडिल ईस्ट के भविष्य को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो आप ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश को आप कैसे देखते हैं? और जिस तरीके का विश्लेषण किए जा रहे हैं,
इजराइल और अमेरिका को लेकर भी कुछ बातें कही जा रही हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? अंकित देखिए, सोमवार को हुआ था 3 दिन पहले और ये अजरबैजान के बॉर्डर पर गए हुए थे। एक अरिस नदी है, रिवर है, जहाँ की ये डैम बना हुआ है उसका इनॉग्रेशन के लिए, और तीसरा डैम है वहाँ पर जो इनका बन रहा है। लेकिन बैकग्राउंड बैक में जाइए तो देखिए, अजरबैजान के साथ कुछ साल पहले संबंध बड़े अच्छे नहीं थे ईरान के, लेकिन बाद में संबंध अच्छे हुए और तब ये डैम वगैरह बने और उससे बहुत फर्क पड़ा है वहाँ के जो ये रीजन्स हैं इनके बॉर्डर के, क्योंकि टोटली निगलेक्टेड रीजन्स हैं वो। तकरीबन ये इलाका 600 किलोमीटर दूर था तेहरान से, और वहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ईरान में है, पानी की वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। डैम से बहुत फ़र्क पड़ा, बिजली का भी फ़र्क पड़ा। अजरबैजान और देखिए उसके बगल में आर्मीनिया है, दोनों अभी भी लड़ाई उनके बीच में चल रही है, और एक को वेस्ट का मतलब अमेरिका का समर्थन है, एक को रूस का समर्थन हासिल है। अब इस समय जो ये गए थे, 3 हेलीकॉप्टर थे, 3 में इनकी पूरी टीम गई थी, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी टीम जो होती है वो भी गई थी। और आते समय प्रेसिडेंट और इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे एक साथ एक हेलीकॉप्टर में आए, और ये देखिए वहाँ पर कहा गया कि हेलीकॉप्टर मिसिंग था, पता नहीं लग रहा है, फॉग और बारिश वहाँ हो रही थी, कुछ पता नहीं लग पा रहा था। 2 हेलीकॉप्टर, 3 में से 2 प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर को छोड़ करके, रियासी के हेलीकॉप्टर को छोड़ करके बाकी सारे दोनों हेलीकॉप्टर ठीक ठाक वापस आ गए। ये जो है इसका पता नहीं लगा। इसी बीच फिर टर्की ने जो है अपनी टीम्स भेजी, फिर उन्होंने बताया कि उनके ड्रोन ने कहीं बताया कि एक जगह कहीं हॉटस्पॉट दिखाई पड़ रहा है कि गर्म है, हो सकता है वहाँ कुछ है। रूस ने भी टीम भेजी थी। तो इस तरह करके काफ़ी देर बाद पता लगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। फिर ये नहीं था कि सभी जिंदा हैं कि नहीं हैं, और बाद में कहा गया कि सबकी मौत हो गई है। थोड़ा इस बीच में चूंकि हम ये बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर सब कुछ है, थ्योरी जो भी आगे लोग कह रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर था देखिए, बेल जो है 212 हेलीकॉप्टर था, जो कि अमेरिका का हेलीकॉप्टर है, अमेरिका में बना था। 1968 मॉडल है, वहाँ से शुरू हुआ था। 1979 मतलब 1979 में ईरान ने खरीदा था, और एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर था। इसलिए रखते हैं कि भाई एक इंजन फेल हुआ तो दूसरा काम करेगा। और ये हेलीकॉप्टर में ही प्रेसिडेंट इनके चलते थे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो थ्योरीज में है उसमें, और फैक्ट भी है कि चूंकि अमेरिका के सैंक्शंस ऑलरेडी ईरान पर काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है कि इस हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस पर फ़र्क पड़ा हो। लेकिन चल तो रहे थे इससे ऑलरेडी हो, और ये भी बिल्कुल जायज़ है कि भाई इसके चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट होगा वही चलेगा इसमें, इनको ले करके। तो उसके बावजूद ये हादसा हुआ। देखिए, हादसा तो हो सकता है, वेदर की वजह से नॉर्मली कई हादसे होते हैं हेलीकॉप्टर के। बैड वेदर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़राब मौसम है, खास करके जहाँ पर पहाड़ी इलाकों में जहाँ बहुत जल्दी मौसम बदलता है, वहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना, और कई बार पता ही नहीं लगता। तो ये हादसे हो जाते हैं, मेंटेनेंस की वजह से भी हादसे होते हैं। तो एक ये चीज़ तो है कि इससे भी हो सकता है, लेकिन सवाल वही उठता है मेरा कि भाई इतना एक्सपीरियंस पायलट, कम्युनिकेशन भी होगा, उसको जानकारी भी मिल रही होगी वेदर के बारे में, और उसके बावजूद ये हादसा हुआ। दूसरी जो चीज़ हो सकती है, कही भी जा रही है, मैंने दूसरी जगह भी ये रेज किया था कि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि किसी और का हाथ नहीं है। जो आप कह रहे थे कि इजराइल और अमेरिका की तरफ उंगली उठाई जा रही है, हो भी सकता है, क्योंकि इजराइल और ईरान की दुश्मनी हम जानते हैं। अभी उनके बीच में देखिए मिसाइल वॉरफेयर, मिसाइल से और ड्रोन से दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया था, और कहा यह गया था, वेस्टर्न कंट्री जो कईयों ने सर्टिफाई किया था, जो इजराइल ने बोला था कि जो मिसाइल्स आई थी ईरान की तरफ से 99% मिसाइल्स उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी थी इनके यहाँ पहुँचने से पहले। एक आग का तो मलबा बताया गया था कि इजिप्ट में भी कहीं जाके गिरा था। अब देखिए, एरियल डिस्टेंस जो है मिसाइल्स के लिए ईरान से इजराइल के लिए 1400 किलोमीटर है।
तो आप समझिए कि इफ इतना पहले अगर ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मैक्सिमम मिसाइल्स, और किससे किया इन्होंने? लेजर बीम से। लेजर बीम तो क्या, लेजर एक वेपन ही है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई हो सकता है उन्होंने इस्तेमाल किया हो लेजर बीम यहाँ इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, और चूंकि बाकी हेलीकॉप्टर्स पर नहीं हुआ तो पिन पॉइंटेड हो भी सकता है लेजर बीम। कुछ लोग ये भी इसमें एक थ्योरी है कि भाई इतनी दूर लेजर बीम कैसे जा सकती है, उसको डेजिग्नेट करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, जैसे आप डेजिग्नेट कर सकें कि ये टारगेट है। टारगेट मीन्स अगर वो हेलीकॉप्टर को करना है, और ये डेजिग्नेशन हालांकि पहले होता था कि एक लेजर डेजिग्नेटर लेके जाना पड़ता था चाहे हेलीकॉप्टर में, वैसे अब तो आप चाहें तो सेटेलाइट से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं या रिमोट उससे भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके साथ ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो इलाका है अजरबैजान का, उधर मोसाद और CIA के भी काफ़ी लोग हैं। तो अब कुछ भी हुआ हो इसमें हम ये नहीं कह सकते नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये थ्योरी एक ये भी है। पहली जो नॉर्मल हमने बात की, लेकिन उसमें भी प्रश्न चिन्ह है कि भाई कैसे हो गया, हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया, पायलट इतना अगर एक्सपीरियंस था, कम्युनिकेशन था। दूसरी ये थ्योरी है लेजर बीम वाली टारगेट, और इसमें भी है कि कैसे कर दिया इतनी दूरी से। तो लेकिन उसमें अगर संभव है तो इसमें भी संभव हो सकता है। और तीसरी चीज देखिए, जो इनके राष्ट्रपति थे रियासी, खुद भी अपने देश में भी बहुत पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि इनको जो है 2008 में खास करके जो ईरान इराक की लड़ाई थी, उसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने हजारों लोगों को मरवाया था। जब ये जुडिशियल कमीशन के अध्यक्ष थे, इन्होंने एक साथ ही हजारों लोगों को फांसी पर लटकवाया था। ये कहा जा रहा है कि एक दिन में ही 5000 लोगों को किया था। तो नेचुरली ये बहुत पॉपुलर नहीं थे। अमेरिका ने इनके ऊपर सैंक्शन भी लगा रखा था आने जाने में, बाकी चीज़ों में, तो वो भी इनके साथ था। अभी जब राष्ट्रपति बने थे, चूँकि बहुत करीबी थे जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, सर्वोच्च नेता खमेनेई, उनकी वजह से बने थे। 2021 में राष्ट्रपति बने, और देखिए ईरान के पूरे इतिहास में सबसे कम परसेंटेज वोटिंग थी इस समय जब ये बने थे, लेकिन ये बने। और उसके बाद भी देखिए बहुत कट्टर तो थे, उस हिसाब से चले। और आपको याद होगा कि जब इनके यहाँ लड़कियों ने हिजाब के खिलाफ और बाकी वो उस समय स्ट्राइक किया था, तो बहुत बेरहमी से उनको जो है रोका गया था। तो दूसरी चीज़ ये भी ईरान में कहा जा रहा था कि एक तो पॉपुलर नहीं थे कई कुछ सेक्शंस के साथ, मैं नहीं कहूँगा ओवरऑल, और उसके साथ ये भी कहा जा रहा था कि ये खमनेई के उत्तराधिकारी हैं, जिस हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे और कह रहे थे। तो और खमनेई देखिए 85 साल से ज़्यादा के ही हो चुके हैं उम्र के, जो सर्वोच्च नेता हैं, उन्हीं के हिसाब से सुप्रीम लीडर के यहाँ से ही सब कुछ जो वो कहते हैं वही होता है। तो ये भी एक हो सकता है कि कोई इंटरनल भी कोई हो जो कि जिसका हाथ इसमें हो सकता है। तो मुझे जो मैं समझता हूँ उसमें ये कि ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। अब कौन सा ऑप्शन किस तरह का है ये तो थोड़ा पता लगेगा जबकि अगर जांच हो और जांच सामने आए, तब जाकर के इसमें पता लग सकता है। लेकिन रूस ने तो पहले ही बोल दिया कि ये प्रॉपर असैसिनेशन अटेम्प्ट था। और ईरान, और देखिए ईरान में असैसिनेशन इसलिए कहा जा रहा है, देखिए इससे पहले कुछ लोग मारे गए थे जो सुलेमानी के जब पिछले साल ये लोग इकट्ठे हो रहे थे उसके लिए, जब जिस दिन मारा गया था उसमें तो 100 लोग मारे गए थे, सुलेमानी खुद ही मारा गया था। ईरान के देखिए ईरान ने अपना एटॉमिक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और देखिए इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई इसी पर थी न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। इवन अमेरिका ने सैंक्शन शील लगाए थे। 2010 में शुरू हो गया था इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, हालांकि उससे पहले अमेरिका ने ही इनको सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया था और ये आगे हुआ था, बढ़ा था। लेकिन 10 में से 2020 आते आते 5 मेन जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वो सारे मारे गए, उनका सबका असैसिनेशन हुआ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं वो है, लेकिन अब कुछ भी आ सकता है इस बीच में कि बाहर के हैं कि अपने हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब जांच करेंगे तभी इसका ज़्यादा फायदा है और इसका बातें सामने आएंगी।
अब आगे क्या है, इनके अंदर इन्होंने ऑलरेडी जो सबसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे मुखबिर, उनको उन्होंने बना दिया है प्रेसिडेंट। वो भी बहुत करीबी हैं खामनेई के, उनके जो सर्वोच्च नेता हैं सुप्रीम लीडर के, लेकिन थोड़ा मॉडरेट माने जाते हैं एज कम्पेयर टू रियासी। लेकिन उसी के उस पर चलना इन्होंने। ये भी है इनके यहाँ कि 50 दिन के अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी होना है। जो 88 लोगों की जो मजलिस है वो जो है इलेक्शन ओवरसी करेगी। अब इलेक्शन में है कि कौन खड़ा होता है, कट्टर लोगों को ही आने देंगे या मॉडरेट्स को भी आने देंगे, क्योंकि मॉडरेट आने देंगे अगर वो जीतते हैं तब जाके आप पॉलिसी में कोई चेंज सोच सकते हैं। अगर वही आए तो फिर तो कोई चेंज पॉलिसी में होनी नहीं है। और होनी, देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी, क्योंकि अब क्या और तेज़ी से जाएगा न्यूक्लियर पावर बनने में। 60% तक यूरेनियम जो है, अभी कैपेबिलिटी जो इनके पास है, ईरान के पास 60% तक यूरेनियम एनरिच कर सकता है। वेपन्स ग्रेड के लिए 90% यूरेनियम एनरिच करना होता है, और वो इसके पास यूरेनियम अवेलेबल है ईरान के पास। टेक्नोलॉजी की मामला था तो हो सकता है रूस और चीन की मदद से अगर और तेज आगे बढ़े उसके ऊपर, कह नहीं सकते। तो एक ये चीज़ हो सकती है। उसके ऊपर जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्या इलेक्शन हो सकता है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कौन आएगा, या एक है कि देखिए इस समय तो हालात बहुत ख़राब हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, इसलिए हम इलेक्शन बाद में करेंगे। ये भी एक ऑप्शन वो ले सकते हैं। उसके भी असर होंगे, क्योंकि पॉलिसी फिर ऐसी ही चलेगी। इनकी नेबर्स के साथ क्या पॉलिसी होती है, क्योंकि नेबर्स के साथ बहुत अच्छे पॉलिसी नहीं थी इनकी। और उसी ईरान अभी लीडर भी बनना चाहता था अरब देशों का, ईरान, तुर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये कुछ हो पाएगा। इजराइल के खिलाफ कैसे चलेगा ईरान, क्योंकि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा था ईरान ने, जिसमें कि हिजबुल्ला, हौतीज, फाटा और हमास सब शामिल थे, ये कैसे, इनको कैसे लेके चलेंगे, ये क्या कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी चलती रही तो हो सकता है फिर ये और देशों में भी इस तरह की चीज़ें चलें। फिर इजराइल ही नहीं, फिर बाकी देशों के खिलाफ भी एक्शन अगर ये लेना शुरू करेंगे। अमेरिका के खिलाफ ये एक्शन ले रहे थे हौतीज वगैरह में, जो कि अमेरिका ने काफ़ी कड़ा इनको चेतावनी दिया था, फिर ये रुके थे। इस बीच ये भी खबर है देखिए कि हमास ने अपना एक और मुख्यालय, आज आप कहिए कि सेक्शन खोल रखा है तुर्की में। तुर्की का कहना है कि 5000 उनके यहाँ इलाज हो रहा है इनका हमास का। तो वहाँ पर अगर हमास खोल रहा है, मतलब एक और सेंटर खोल लेगा अपना, ट्रेनिंग सेंटर कहिए चाहे हमास का सेंटर कहिए। ऐसे अगर सेंटर हो गए और ईरान उनको फंड देने लगा, उनको अगर प्रोत्साहित करने लगा, तो फिर दुनिया में और आगे चीज़ें फ़र्क पड़ेगा। इसका बहुत ज़्यादा ही फ़र्क पड़ना है इसमें। तो ये सारी चीज़ें फ़र्क तो लाएंगी विद इन मिडिल ईस्ट भी और बाहर के देशों में भी। ऑयल पर देखिए, कहा जा रहा था कि ऑयल और गोल्ड पर बहुत फ़र्क पड़ेगा। हालांकि शुरू में जिस दिन ऐसे सोमवार मंगलवार तक ऑयल प्राइसेज भी थोड़े बढ़े, गोल्ड की प्राइसेज भी बढ़ी, लेकिन वो भी अब नॉर्मल पर आ गई हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क तो मैं नहीं कहूँगा। विद इन ईरान, पहले बात तो सबसे मुख्य चीज़ है कि ईरान के अंदर क्या फ़र्क पड़ने वाला है सबसे ज़्यादा, और जो बाहर का है वो है कि प्रॉक्सीज का कैसे क्या करते हैं, उसके ऊपर मेन डिपेंड करेगा कि कैसी फ़र्क आती है। लेकिन देखिए फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है, बैठ सकता नहीं है, क्योंकि लोग नहीं बैठने देंगे। दूसरी चीज़ एक और है कि डर भी बैठेगा एक, अगर 3 में से बाकी थ्योरीज अगर चाहे इंटरनल वाली इनके खुद के अंदर के लोगों ने किया या बाहर के लोगों ने किया, ये दोनों से डर तो बैठेगा जो भी लीडरशिप आएगी, कि भाई ये उसके साथ हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ आएगी, इसका भी पॉलिसी पर फ़र्क पड़ना है। और मैं ये भी ऐड करूँगा, देखिए भारत के साथ संबंध अच्छे रहे हैं ईरान के, खास करके रियासी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। चबाहर का देखिए आपने, पिछले हफ्ते जो है 10 साल वाला जो एग्रीमेंट हुआ था वो चीज़ हुई थी। तो ओवरऑल अच्छे रिलेशनशिप रहे थे। वो बल्कि जून में तो आने वाले थे विजिट पर, जो कि चीज़ अभी
अब देखिए कि अब तो नया जो भी बनेगा उसके बाद की बात है, अभी नहीं हुआ है। तो ये भारत के साथ भी है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी ही हम कर सकते हैं कि भाई हम देखें कि वहाँ पर क्या होता है। हमारे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति गए थे इनके जो जिस दिन इनको दफनाया जा रहा था रियासी को, उस समय वहाँ पर तो भारत ने एक दिन का शोक भी अपने यहाँ डिक्लेयर किया था भारत ने। तो भारत का संबंध तो है, भारत रहना चाहेगा अपने संबंध मिला करके उनके साथ, क्योंकि दोनों को उससे फ़ायदा है, भारत को भी और ईरान को भी। और मुझे उम्मीद है कि ये संबंध बना रहेगा। लेकिन वेस्ट एशिया में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, इजराइल के साथ भी फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। इसके ऊपर पहले जैसी चीज़ तो अभी नहीं हो पाएगी। जो रियासी के साथ जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे, जैसा वो लोग प्रेजेंट कर रहे थे, एग्रेसिव ईरान नहीं रहेगा, फिलहाल नहीं रहेगा, फिलहाल अभी नहीं रहेगा उतना ज़्यादा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा आपके, देखिए ईरान में 2 लोग मेन हैं कंट्रोल करने वाले। एक जो है सुप्रीम लीडर खमनेई हैं और दूसरा आर्मी भी है इनकी। तो कुछ पॉलिसी तो आर्मी की हैं। आप देखिए जितनी भी जगह पर हमास इसमें सीरिया में जहाँ भी या इजिप्ट में जो भी इनके जहाँ भी सेंटर्स थे, वहाँ पर आर्मी के ही इनके ऑफिसर थे जो कंट्रोल कर रहे थे। और जो 2 मारे गए थे, आपको याद होगा, बगदाद में जो इनकी एम्बेसी थी वहाँ पर, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आर्मी कहीं नहीं चाहेगी, ईरान की आर्मी, कि वो ये देखा जाए कि नहीं वो तो डाउन हो गए या मोरल डाउन है, एक्शन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो एक ये भी चीज़ हमें सोच के चलना पड़ेगा। लेकिन बात वही आती है कि उतनी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होगी, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ चलेगा। लेकिन जरूर मिडिल ईस्ट के में जो ये लीडरशिप वाली चीज़ चल रही थी, उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ईरान की बात तो हो गई, लेकिन सर जेलेंस्की की भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर देखा जाए तो रूस और भी एग्रेसिव हो चुका है पुतिन की वापसी के बाद। ऐसे में कहीं ना कहीं अब हथियारों को लेकर भी एक अलग रणनीति बनाने की कोशिश दोनों ओर से हो रही है। और जेलेंस्की बार बार पश्चिमी देशों से मदद की उम्मीद भी कर रहे हैं। हाल में ही उन्होंने कुछ मिसाइलों को लेकर भी अनुरोध किया है। तो ऐसे में तमाम मामलों को आप कैसे देखते हैं? कि देखिए रूस तो जैसे आपने कहा एग्रेसिव हो चुका है। अब तो एक रूस की नीति जो है वो दिख रही है, बिल्कुल समर ऑफेंसिव में लेके चल रहा है। और हालांकि जब ये पुतिन गए थे चीन में, तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप खार्किव कैप्चर करना चाहते हैं, तो उन्होंने कि नहीं, हमारा एम खार्किव को कैप्चर करना नहीं है, लेकिन हम बफर जोन बनाना चाहते हैं, पूरे उसमें कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो जो ये लोग कर रहे हैं। यूक्रेन जो सीधा हमारे बॉर्डर में और टाउन्स में हमला कर रहा है। लेकिन देखिए खार्किव के इतने नज़दीक पहुंच गए हैं। पिछले अगर देखा जाए 1 महीने में 12 गांव इन्होंने कैप्चर कर लिया है रूस ने। और हैरानी की बात यह है कि कहीं भी वहाँ पर यूक्रेन ने अपनी डिफेंसेज नहीं बनाई, मजबूत नहीं किया है। और ये लोग जो अभी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो देखिए इनके, कि वो इनके कमांडर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ी जो त्रासदी कही है जेलेंस्की की सबसे बड़ी मुश्किल मुसीबत की घड़ी है इस समय, क्योंकि इतने एरिया उनका चला जा रहा है, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि क्रीमिया में जरूर उन्होंने ब्लैक सी में कहा गया कि एक इनकी शिप को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन बहुत पुरानी शिप थी, कंफर्म भी नहीं हुआ है। वही एक तरह से देखा जाए तो वही एक चीज़ है, लेकिन ये कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है इनके हाथ से और जा ही रहा है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कैप्चर कर रहा है रूस, बाईपास करके एक जगह से नहीं 2-3 जगह से उसने किया है, अटैक कर रहा है। और ये चीज़ देखिए फौजी लैंग्वेज में मैं ये कहूँगा वो प्रोबिंग कर रहा है कि इनकी वीकनेस कहाँ पर है, इन 3-4 जगहों में कहाँ पर इनकी वीकनेस है, जहाँ पर कि अपनी मेन थ्रस्ट लेके जाएगा। हो सकता है वो खार्किव को कैप्चर भी कर ले। लेकिन खार्किव जो है देखिए वो दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, शहर है यूक्रेन का, कीव के बाद। तो आसान भी नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, करने को तो ये कर ही सकते हैं। और अभी जो सबसे बड़ी चीज़ वो है कि देखिए
इन्होंने पुतिन ने ऑर्डर कर दिया था, जो अभी चल रही है उनकी न्यूक्लियर ड्रिल, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की ड्रिल उन्होंने शुरू कर दी। किस बेसिस पर शुरू की उन्होंने? उनका कहना है, इससे पहले कि हम जाएं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में, उन्होंने कहा कि जैसे फ्रांस ने कहा कि हम ट्रुप्स भेजना चाहेंगे, जर्मनी भी कह रहा था कि ट्रुप्स जाने चाहिए, अदरवाइज ये हमारे ऊपर आ जाएंगे, रूस आ गया तो हमें मुश्किल हो जाएगी, कल को यही हालत होगी। उन्होंने इनके इंग्लैंड के जो विदेश मंत्री गए हुए थे कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमारे वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है रूस के अंदर अटैक के लिए, जो कि पहले इन्होंने कहा था कि नहीं। इन्होंने पुतिन ने बोला था कि अगर ऐसा होगा तो हम डायरेक्ट लेंगे, कि डायरेक्ट एक्शन है इनका। तो वो भी एक पॉइंट था पुतिन के लिए, वो कह रहे हैं कि तो सीधा ही आना चाहते हैं हमारे अंदर। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि डायरेक्ट वॉर तो नहीं चाहते, लेकिन हर संभव मदद करेंगे। अब पुतिन का कहना है कि तो डायरेक्ट वॉर कर रहे हैं हमारे साथ आकर के यहाँ पर, क्योंकि बीच में देखिए कुछ अमेरिकन मारे गए थे, कुछ फ्रांस के मारे गए थे, लेकिन उन्होंने सब कहा कि तो प्राइवेट गए थे जो यूक्रेन में जा कर के उनके साथ लड़ रहे थे, हमारी आर्मी नहीं गई थी, आर्मी के नहीं थे। तो ये भी चीज़ वहाँ चल रही है। वेपन्स जो आ रहे हैं उनको चलाना मुश्किल। अभी यूक्रेन कर क्या रहा है? देखिए 1960s वर्ल्ड वॉर के जो इनके हथियार थे रूस के, उनको लेकर के वो इस्तेमाल कर रहा है, क्यों है नहीं उनके पास। उनके कमांडर का स्टेटमेंट मैं कल देख रहा था, एक अमेरिकन उसमें रिपोर्टर ने बोला था कि जहां हम 100 गोले फायर करते थे एक दिन में पहले, अब सिर्फ 10 फायर कर पा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मुश्किल हो रही है, और उधर से उनके ऊपर सब कुछ आया जा रहा है। तो एक यही वहाँ चल रहा है, और रूस बढ़ता जा रहा है और वो रुक नहीं रहा है अपने उसमें। कल की जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें यह भी लिखा है, उस रिपोर्टर ने बोला था कि ये जो आ रहे हैं, इनके कमांडर ने बोला है इनके यूक्रेन के, कि जो ये फोर्सेज आ रही हैं रूस की अभी, ये बिल्कुल प्रोफेशनल आर्मी है, नहीं कि किसी को ले आके खड़ा कर दिया और भेज दिया, वो नहीं है। तो मतलब ये पूरा अपना प्लानिंग के साथ रूस आगे बढ़ रहा है। रही टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की बात, जो कह रहे थे आप, जो ड्रिल चला रहे हैं, पहले मैं जरा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में एक चीज़ बता दूं। देखिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं कि टैक्टिकल एरिया, जो कि लड़ाई का 2-5 किलोमीटर ले लीजिए, 10 किलोमीटर उसके बीच का होता है, उसके लिए होते हैं। ये 0.5 किलो टन से लेकर के और मैक्सिमम 5 से 10 किलो टन तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं टैक्टिकल। और इनकी फायर आप कर सकते हैं आर्टिलरी गन से, 155 मिलीमीटर कम से कम चाहिए इनको फायर करने के लिए, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं आप। ड्रोन सही है आपके पास, उससे कर सकते हैं, या मिसाइल्स के साथ भी कर सकते हैं आप। तो या तो ग्राउंड हो चाहे एरियल हो, जैसे भी है वो ब्लास्ट कर सकते हैं। और जनरली देखिए 1.5 किलो टन जब फायर करते हैं आप, 0.5 की तो बहुत कम है, लेकिन वो उसमें भी 500 से 800 मीटर के एरिया में कुछ नहीं बचेगा। बाकी 3 से 4 किलोमीटर का एरिया तो बाकी होता ही है उसका नॉर्मल। उसी तरह अगर 5-10 में जाएंगे तो वो तो फिर किलोमीटर्स में जाएगा, जो कि तो कहते हैं कि कुछ भी नहीं बचेगा, वो हालत थी। और मैं आपको याद दिलाऊं, 1945 में जो नागासाकी हिरोशिमा में जो पड़ा था, वो 15 और 21 किलो टन के बॉम्ब थे। और आप देखिए अगस्त में था, अगस्त में हुआ था 1945 में, 2,60,000 तो मरे थे उसमें, और आधे जो है पहले दिन ही 50,000 लोग पहले ही दिन मारे गए थे। और आप देख रहे हैं उस कितनों सालों तक उसका इफेक्ट चलता रहा। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी होती है, इसीलिए इसको हर हालत में रोका जाना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ तक बात नहीं बढ़े। और रूस का, पुतिन का पहला नहीं है। देखिए 2000 पिछले साल शुरू में उन्होंने बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए थे वहाँ पर, कि भाई चूंकि उन्होंने कहा कि ये यूरोपियन यूनियन, नाटो जो है एग्रेसिव हो रहा है। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन्होंने दी है कि बेसिकली पहले मूवमेंट पहला होता है कि जहाँ हैं वहाँ से जाना, कहाँ रखा है, कभी सिलोज में है, 4-5 जगह रखते हैं रूस का जो पॉलिसी है। कुछ सिलोज मतलब ग्राउंड के अंदर रखते हैं, कुछ ऊपर कवर में, हार्ड कवर्स में रखते हैं, कुछ ऑन द मूव रखते हैं, खासकर वॉर टाइम में व्हील्स पर या ट्रेन्स पर चलती रहती है, इनके यहाँ ट्रेन्स पर ज़्यादा वो है। तो ऐसे इनकी तरीके हैं जिसके हिसाब से रखते हैं ये। और एक डेडिकेटेड कमांड है, आर्मी कमांड है, जो कि इसी की यही देखती है
इनके न्यूक्लियर वेपन्स को। तो वो जो है ड्रिल मूवमेंट का पहले, फिर डिप्लॉयमेंट का, और फिर एक्टिवेशन का, बट एक्टिवेशन विदाउट वॉरहेड कर रहे हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं वहाँ पर। और इनफैक्ट इन्होंने ही, ये तो लीक ही होगा इन्फॉर्मेशन की, मैप्स के साथ दिखाया है कि इसका मतलब वो पिन पॉइंटेड कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर अटैक करेंगे। और नेचुरली अगर आप न्यूक्लियर ऑप्शन ले रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। हालांकि टेक्टिकल एरिया में देखिए, जो मैं अभी बात करता 5 किलो टन लीजिए, वो पूरी सिटी तो नहीं, बट कुछ एरिया जो भी है इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं नस्तनाबूद वो कर देगा, धराशायी कर देगा, कोई बचेगा नहीं। तो आप ये मिनिमम एक्चुअली देखा जाए न्यूक्लियर वेपन किस लिए है कि आप सबसे कम खर्च है, कोई मेहनत नहीं, आपने डाल दिया, सिटी अपने आप खाली हो जाएगी, कोई आएगा नहीं, न रहेगा, सारी नस्तनाबूद हो जाएगी। अगर मैं एक शहर की ले रहा हूँ, पूरा तो बड़ा लीजिए तो अलग ये बात होती है, बड़े वेपन्स, क्योंकि 50 मेगा टन्स के वेपन है। और 50 मेगा टन्स आप सोचिए कि मतलब नामो निशान मिटा देगा, ऐसे वो है, कई साल तक चलता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ है। तो ये डिप्लॉयमेंट ड्रिल्स इनकी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो रही हैं। और जैसे हमने कहा, इन्होंने यही कहा था कि भाई यूरोपियन यूनियन डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहता है। और जेलेंस्की ने भी इसके ऊपर काफ़ी डर जताया है। इनकी तो अलग है, जो बाकी देश हैं सबसे ज़्यादा उनका है, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड का। और फ्रांस ने तो ऑलरेडी देखिए अपना स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया है बॉर्डर रूस के साथ। उनका है कि 2.5 बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए। तो उनका तो खर्च बढ़ ही गया, उनका डर भी बढ़ गया, और ये तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। तो नेचुरली ये प्रेशर उनके ऊपर, नाटो और वेस्ट के ऊपर डालना चाहते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है, डर ये है, एक बार अगर आपने शुरू कर दिया तो एंड कहाँ होगा। बिल्कुल टैक्टिकल जाएंगे फिर होगा कि नहीं स्ट्रेटजिक ले आओ। आप नहीं, चलिए नहीं टैक्टिकल में ही रहेंगे, स्ट्रेटजिक नहीं रहेंगे। लेकिन कोई जो कहते हैं ना, बीच में कोई पागल आदमी आके कहे, चाहे उनका आर्मी मिलिट्री वाला जो भी उसमें कमांड में इन्वॉल्व है, या कोई भी कह सकता है, बटन तो कोई दबाने में तो कुछ नहीं जाता ना। कैसे करेंगे आप, कैसे रोकेंगे इसका एस्केलेशन? बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो ये इतनी आसान चीज़ तो नहीं है। लेकिन देखिए पुतिन ने 2022 में ही ये बोला था वेस्ट के लिए, नाटो के लिए, जो उनके वर्ड थे कि यू विल सी कॉन्सिक्वेंसेस विच यू नेवर बिफोर सीन इन द हिस्ट्री, कि मतलब इतिहास में आज तक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं कर दूंगा। तो अब अगर ऐसी चीज़ वो कह रहे हैं तो उसका तो कोई एंड नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल की टाइम है, मैं यही कहूँगा। इस समय ये चीज़ होना तो नहीं चाहिए, और हिरोशिमा और नागासाकी वाली चीज़ दोहराई नहीं जानी चाहिए। बॉम्ब्स बहुत हैं, देखिए आजकल तो बहुत प्रोग्रेस हो चुका है। अमेरिका का कहना है, जो एस्टीमेट है, कि रूस के पास 1558 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। ओवरऑल तो 12,000 से ऊपर है उसके पास स्ट्रेटजिक। तो ये बहुत बड़ी मात्रा है, जो कि बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। तो ये चीज़ जो है, इसको हर हालत में रोकना चाहिए, जैसे भी हो। अगर जो अभी स्विट्जरलैंड में होने वाली है इनकी युद्धविराम की वार्ता, उससे हो, या अमेरिका को ही इंटरवीन करना पड़ेगा कि जब तक वो आएंगे नहीं, इनकी बात नहीं होगी, तब तक मुझे लगता नहीं है कि किसी और की बातचीत से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ये थ्रेट अगर होता है, और जो होता है मतलब अगर ड्रिल प्रैक्टिस की जा रही है, तो मैं ये कहूँगा कि ये थ्रेट सामने आ गया है, तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी हो गई, जिसको हर हालत में रोका जाना चाहिए। इजराइल हमास की लड़ाई, रूस यूक्रेन की लड़ाई, इन सब के बीच एक और खबर आई है कि चीन और अमेरिका के बीच वो वाली लड़ाई नहीं, व्यापार वाली लड़ाई शुरू होने वाली है। और कहीं कहीं तो खबर ये भी है कि शुरू भी हो चुकी है, और दोनों देश अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका नतीजा फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि इसको रोका जाए। ये आगे बढ़ता है तो क्या दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको आप कैसे देखते हैं? अंकित देखिए, ये जो ट्रेड वॉर लोग कह रहे हैं, मैं वॉर तो नहीं कहूँगा कि लड़ाई है, लेकिन दोनों के बीच में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और अभी से नहीं, ये कई सालों से इनके बीच में आपस में जो है ट्रेड का बैलेंस हमेशा चीन के फेवर में रहा, और इसलिए इसको लेकर के इनके बीच में
ये बहस का मुद्दा हमेशा रहा। आप लड़ाई कह लीजिए, एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई ही है। आपको छोटा सा आंकड़ा मैं देता हूं इनका। 2010 में जो इनका, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेंगे, अमेरिका की बात कर रहा हूं। अमेरिका का एक्सपोर्ट जो था 2010 में सिर्फ $91 बिलियन का था चीन को, और चीन से इनका इंपोर्ट था $364 बिलियन। आप समझ लीजिए $273 बिलियन जो ट्रेड डेफिसिट हुआ इसका, यूएसए का, मतलब है चीन के फेवर में रहा। 2020 में 124 बिलियन एक्सपोर्ट था जो अमेरिका ने चीन को एक्सपोर्ट किया। 432 बिलियन इंपोर्ट था। तो आप समझ लीजिए कि $307 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इसके बीच में। अब और नज़दीक अगर आप आइए, 2018 लीजिए तो $120 बिलियन इनका इंपोर्ट था, सॉरी एक्सपोर्ट था, और $538 बिलियन इनका एक्सपोर्ट था। $418 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। और 2018 में कौन था इनके साथ? ट्रंप थे। ट्रंप प्रेसिडेंट थे जिन्होंने, कि आपको याद है, काफ़ी उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे, काफ़ी चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा। उन्होंने बोला था कि तो मैनिपुलेट कर रहा है चीन, और करेंसी मैनिपुलेशन कर रहा है। तो ये चीज़ हमेशा इनके बीच में जो है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस होती रही है। और काफ़ी ज़्यादा एक तरह से कहिए कि ट्रेड वार जो है शुरू ही हो गया था, मैं कहूँगा पहले से ही। और ट्रंप के टाइम आकर के ये चरम पर पहुंच गया था, और अभी भी एक तरह से है। और ये तब है, बाइडेन ने संभालने की शुरू में कोशिश की। देखिए ब्लिंकन भी गए थे चीन में, जैनेट एलन जो इनकी वो हैं ट्रेड सेक्रेटरी, वो भी गई थी वहाँ बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन दोनों का कोई बहुत ज़्यादा नतीजा निकलना शुरू नहीं हुआ। बीच में देखिए कोविड टाइम में दोनों का नुकसान हुआ। इन्फ्लेशन इनका भी बढ़ा था, अमेरिका का, इनकी इकॉनमी भी डाउन थी, अमेरिका की भी डाउन थी। लेकिन अमेरिका धीरे धीरे उभर रहा है, उभर गया है। चीन अभी तक नहीं उभरा है उस सिचुएशन से। तो अभी जो है चीन जो है, देखिए अगर पहले आप जाइए तो पहले से 1949 से 1979 के बीच 30 सालों में तो इनके बीच में कोई ट्रेड था ही नहीं। 79 में पहली बार इन्होंने मुलाकात की, हेनरी किसिंजर का हमको पता ही है, गए थे, और उसके बाद बातचीत हुई, निक्सन भी गए, और तब इनका ट्रेड धीरे धीरे शुरू हुआ। और 2001 में अमेरिका ने इसको WTO का मेंबर बनाया। और एक है करके कि चीन WTO का मेंबर बनने के बाद जो भी उसके WTO के जो मानक हैं, नॉर्म्स हैं, उनको लागू करेगा, इंक्लूडिंग ट्रांसपेरेंसी, इंक्लूडिंग ट्रेड के ऊपर ट्रेड बैरियर्स नहीं रखेगा, सब्सिडीज नहीं, स्टेट सब्सिडीज नहीं करेगा, प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा। प्राइवेट सेक्टर हालांकि इनके यहाँ तो टेंग शियाओपिंग ने ही शुरू कर दिया था, लेकिन 69 में उन्होंने शुरू कर दिया था, 1969 में। बट ये धीरे धीरे ये सब चीज़ें थी। लेकिन इसके बावजूद देखिए, और ये भी बता दूं आपको कि 2022 का जो डेटा है उसके हिसाब से अमेरिका की 8,619 इन्वेस्टमेंट्स या कंपनीज हैं वहाँ, जो कि चीन में, हालांकि अभी 250-300 तो बाहर निकल रही हैं वहाँ से। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ इसमें? एक आंकड़ा मैं सिर्फ दूंगा आपको चीन के बारे में, कि चीन का कैसे आप 2000 में 40% लोग चीन में BPL थे, बिलो पॉवर्टी लाइन उनका, और सिर्फ 3% मिडिल इनकम ग्रुप था। लेकिन जब से हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेड डेफिसिट और बाकी जितना ट्रेड बढ़ता रहा इसका चीन का, 2019 में सिर्फ 3% इनका 0.1% लोग सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन रह गए, और 50% से ज़्यादा लोग जो है मिडिल अपना इनकम ग्रुप में आ गए। तो आप समझिए कि फायदा किसको हुआ। हालांकि चीन ये भी कहता है कि चीन की इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, चीन ने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उनके शेयर मार्केट से लेके बाकी मार्केट में, और कंपनीज मुनाफा लेके जा रही हैं वहाँ पर। चीन ये कहता है कि चीन की वजह से अमेरिका के लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है एनुअल, उसमें $1,500 से $2,000 की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि सस्ते सामान मिले।
लेकिन मुश्किल क्या हुआ, वही जो है उनके यहाँ सस्ता सामान उसने डालना शुरू कर दिया और इनकी खुद की जो इकॉनमी थी नेचुरली नीचे जानी थी, इंपोर्ट्स बढ़ने लगे। तो ये जो चीज़ थी ये चीन के फेवर में हुई और ये चीज़ रियलाइज करते रहे। बहुत कुछ नहीं हो पाया, बातचीत और बाकी चीज़ें चलती रही, लेकिन इससे बात नहीं बनी। इसलिए बाद में जाके इनको, जैसे हमने कहा, ओबामा ने शुरू किया। पहले सबसे पहले ओबामा ने जो कुछ कंपनीज चीन खरीद रहा था अमेरिका में, उनको रोक दिया। उसके बाद ओबामा के बाद ट्रंप आए, वो हम लोग बात कर ही चुके हैं कि ट्रंप ने काफ़ी टैरिफ्स बढ़ा दिए थे। और इवन जो बाइडन ने, जो भी आप कह रहे थे, इन्होंने भी हालांकि पहले सोचा था कि उनके साथ मिलके काम करें, लेकिन जब देखे कि नहीं हो रहा है तो इन्होंने भी फिर इसके ऊपर एक्शन लिया। और देखिए ट्रंप के बाद जो इंपोर्ट्स थे 10% कम हो गए चीन से। नुकसान चीन का भी है, तकरीबन $200 बिलियन का नुकसान हो रहा था इसकी वजह से। लेकिन मुश्किल देखिए सिर्फ यही नहीं है, जो मुख्य जो चीज़ें थी इनके बीच में, चीन ये चाहता था, दबाव डालता था कंपनियों पर, अमेरिकन कंपनियों पर, कि आप जो है अपने ट्रेड सीक्रेट या टेक्नोलॉजी हमको दें। वो कोई नहीं करेगा। ट्रेड रिलेटेड जितनी चीज़ें थी WTO में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और बाकी चीज़ें जो ITR है वो सब अलग है, तो ये प्रेशर डालता था। दूसरा, खुद ही चोरी करने लगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करके इनकी चीज़ों का। अपने जो है WTO के हिसाब से इनके यहाँ प्राइवेट इंडस्ट्री ग्रो करनी थी। इन्होंने क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्री रखी, और कुछ इंडस्ट्री देखिए इनकी आगे बढ़ी। अलीबाबा देखिए निकली थी, लेकिन क्या हुआ उसका, अब कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। अलीबाबा मतलब उसकी देखिए किस तरह दबा दिया कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी इसका देखिए आप, इन्होंने ये भी कहा अमेरिका ने कि इनके इलेक्शंस में इंटरफेरेंस किया, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीज़ें लेके डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाई अमेरिका में। इन्होंने स्पाइंग करने लगे अपने चिप्स और बाकी उसकी जगह से। हालांकि मेन चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तो जो चिप्स थे इनके पास आते थे USA से, जहां अब इन्होंने, बाइडन ने रोक लगा दी है, जिसका इन्होंने बहुत विरोध किया। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी इनके बीच में जिससे कि, दूसरा जो यूक्रेन की लड़ाई है उसमें चीन की जो मदद, चीन मदद दे रहा है रूस को, उस पर भी इन्होंने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो भी कोई खास हासिल नहीं हुआ। तो ये जो कुछ चीज़ें थी जो इन्होंने कमिट किया लेकिन किया नहीं, और हुआ ये कि ट्रेड डिफिसिट हमेशा जो है ये इनके फेवर में होती रही और अमेरिका को नुकसान होता रहा। जहां तक चीन का है, देखिए चीन में भी करप्शन बढ़ गया है। आप देख ही रहे हैं कितना फर्क पड़ा है, कितने लोग खुद के इनके डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, कितने लोग जनरल जो है इन्होंने शी जिनपिंग ने ही बाहर किया है, अरेस्ट किया है। अनइक्वलिटी बढ़ गई है। वो BPL ठीक है, BPL कम हो गई, मिडिल इनकम ग्रुप आ गया, लेकिन उसके बीच में लोगों के बीच में जो पैसे का या जो उनकी ओवरऑल जो जिसे कहेंगे कि एफ्लुएंस है, उसमें बहुत फर्क पड़ गया। कई लोग पैसे लेकर के बाहर खरीदने लगे विदेशों में चीज़ें, तो वो चीज़ बढ़ गई। रियल्टी सेक्टर देखिए, हम देख रहे हैं एक साल से क्या उनकी बुरे हाल है, रियल्टी सेक्टर का कितना बुरा हाल हो रखा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके साथ साथ देखिए पहले ये था कि पॉपुलेशन, इनके पास वर्किंग पॉपुलेशन बहुत थी। पॉपुलेशन अभी भी है, मैं वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, जो कुछ नहीं मिलता था, खाना मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, फैक्ट्री में काम करते थे। अब जो पढ़ी लिखी पॉपुलेशन चाइना की है, वो सेटिस्फाइड नहीं है इस काम से। बिल्कुल। तो एक ये भी चीज़ वहाँ पर आ गई है। तो इसलिए जो ये कंपनियाँ गई हैं, उनको वर्कफोर्स नहीं मिल रहा है, और चीन बाहर का वर्कफोर्स लाने नहीं देता। आप बाहर से लेके नहीं आ सकते हैं दूसरे देशों से चीप लेबर, चीप वर्कफोर्स। ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है इन कंपनीज को। तो इसकी वजह से इन कंपनीज को काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जितने US बेस्ड कंपनीज हैं। इसके साथ साथ देखिए मैन्युफैक्चरिंग जहाँ तक है, जॉब लॉसेस, मैन्युफैक्चरिंग चूँकि सामान जाने लगा चीन से, तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगी, तो वहाँ जॉब लॉस होने ही होने थे, तो उनके लिए भी ये इस बीच में प्रॉब्लम होने लगी। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जो स्पाइंग और ये
टेक्नोलॉजिकल चोरी हम की बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा होने लगा था हर एक चीज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था। इसलिए अभी तो कुछ तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया एक्सपोर्ट, कुछ आइटम्स का, टेक्निकल जो एडवांस टेक्निकल आइटम्स थे, क्योंकि उनको पता था कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो चालू कर देगा चीन। तो इस वजह से जो है बहुत मुश्किलें हुई और इनको लगा कि भाई अब समय आ गया है कुछ करने का, अगर ये नहीं सुनते हैं। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस चीन में बहुत ज़्यादा हैं। हम सिर्फ उइगर मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों की। जिस तरह से ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए, बोलने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, अपनी तरफ से वो चीज़ है नहीं। ये चीज़ें हमेशा ये रेज करते रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी थी जिससे बहुत फ़र्क पड़ने लगा अमेरिका पर। उन्होंने फिर क्या किया, WTO में हाईलाइट किया कई चीज़ें जो चीन कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए। उसके फैसले भी आए जो चीन के खिलाफ आए, लेकिन चीन फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं किया। इन्होंने नेगोशिएशंस भी जारी रखे कि भाई नेगोशिएट भी करते रहो इनके साथ, कि बातें करते रहो, हो सकता है उससे फ़र्क पड़े। कुछ चीज़ों में आए, लेकिन बहुत चीज़ों पर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाए। बीच में ये भी देखा गया कि चीन बढ़ चढ़ करके अमेरिकन कंपनीज को एक्वायर करने लगा, क्योंकि कई बिलियंस उसने रख रखे हैं। तीसरी चीज जो चीन ने की थी कि चीन ने जो उसकी करेंसी है युआन, उसको नीचे करके रखा। उससे उसको फायदा हुआ कि नीचे करेंसी रखी, अपने डॉलर को बढ़ने दिया, डॉलर खरीद करके अपने पास रखा रहा, और एक्सपोर्ट्स में इनको फायदा होने लगा। इंपोर्ट्स में कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि डॉलर महंगा था। तो ये जो चीजें थी, ये अगेन अमेरिका के विरुद्ध जा रही थी, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ थी, और चीन को इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो रहा था। इस वजह से जो है इन्होंने, बिडेन ने जो लेटेस्ट उन्होंने एक वो किया है कि जो कुछ तो इंपोर्ट्स बैन किए, एक्सपोर्ट्स इन्होंने कुछ बैन किया, खास करके जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। टिकटॉक को देखिए इन लोगों ने बंद किया था अमेरिका ने, क्योंकि उनका ये था कि पूरी स्पाइंग कर रहा है लोगों की, सारी इन्फॉर्मेशन जो है लेकर के वहाँ। टिकटॉक तो इंडिया ने भी बैन कर दिया। इंडिया ने भी किया, क्योंकि बट स्टार्ट अमेरिका ने किया था, स्टार्ट अमेरिका ने किया वो सारी चीज़ें देख करके। तो ये सब चीज़ें कुछ थी। अब जो फ्यूचर है, जो मुझे लगता है कि ट्रेड वॉर तो मैं नहीं कहूँगा, ट्रेड वॉर अगर देखें तो लड़ाई तो है, लेकिन दबी है, दोनों देशों में है। हथियार तो नहीं सामने आ रहे हैं, बट रुपए पैसे जो है, डॉलर्स की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि ये लोग मीटिंग्स करते रहेंगे, नेगोशिएशंस तो चलती रहेंगी इनके बीच में, बिकॉज वही एक तरीका है इसके बारे में आगे बढ़ने का। प्रेशर अमेरिका पर भी है, प्रेशर चीन पर है, लेकिन मैं कहूँगा प्रेशर चीन पर ज़्यादा है, खास करके यूक्रेन वॉर को लेकर के। खास करके अभी तक उसकी इकॉनमी पूरी उभर नहीं पाई है। और तीसरी, इतने बड़े जो इंपोर्टर है उसके यहाँ से अगर इनका मुश्किल हो जाएगा तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने इसके साथ क्या करना शुरू कर दिया है, देखिए वो आसियान और जो बाकी देश हैं उनसे 1 to 1 बात करने लगा है। भारत देखिए अब कितना बड़ा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों बन गया है। एक्सपोर्ट भी भारत का बहुत ज़्यादा होने लगा है, अभी सेकंड लार्जेस्ट लगभग हो गया है एक्सपोर्ट करने के लिए यूएस में। तो ये सब चीज़ें भी साथ साथ आ रही हैं, जिसका नुकसान चीन देख रहा है कि वो कभी चाहेगा नहीं, और जो होगा। दूसरा देखिए, अमेरिका को भी अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिव्यू करनी पड़ेगी, जिससे कि इतनी आसानी से जितने लोग चले गए चीन में और इतनी कंपनियों को मुश्किल आ रही है, अब वो भी उनको देखना पड़ेगा कि ऐसी पॉलिसी रखें कि ये चीज़ आगे ना हो, कितनी कंपनी चली जाए किसी देश में और बाद में उनको इतनी नुकसान होने लगे, तो क्योंकि इनके उसमें ही जाएगा। और इन्होंने क्या किया है, देखिए एक रिव्यू किया है चिप्स, इनकी यूनाइटेड स्टेट्स ने चिप्स एंड सिक्योरिटी एक्ट है इनका, और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है तो 2022 का इन्होंने किया जो बाइडन ने। इस एक्ट का एम ही यही था कि चीन को डिनाई करना है चीज़ें, जिससे कि ये डिसएडवांटेज पर नहीं आए। टैरिफ की लड़ाई चलती रहेगी, जो टैरिफ दोनों ने लगा रखे हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बंद होगा। और कुछ भी कहिए, जैसे चीन ने हर एक देश के साथ किया था, भारत कहिए या बाकी देशों में, कि उसने लोगों को, अमेरिका के लोगों को सस्ती चीज़ों पर डिपेंडेंट बना दिया।
अमेरिका में उसने थोड़ा और अच्छी चीजें बनाई, हो सकता है भारत में बाकी जगह थोड़ी कम क्वालिटी की थी, बट वहां पर पाकिस्तान में तो खत्म क्वालिटी, वो तो खैर क्वालिटी ही नहीं थी, समान था। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका के लोग बहुत डिपेंडेंट हो रखे हैं ये जो छोटी मोटी हर एक चीज के लिए इसके ऊपर। और ये जो चीज है बड़ी मुश्किल का टाइम है उनके लिए कि कैसे लोगों को इससे बाहर निकालेंगे, क्योंकि किसी और जगह से इंपोर्ट करेंगे तो वो तो महंगा होगा ही। तो ये हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है इन लोगों के बीच में, बातचीत हुई है। देखिए जब ये गए थे शी जिनपिंग पिछले साल नवंबर में अमेरिका गए ही थे, ब्लिंकन जैसे हमने कहा एंटनी ब्लिंकन उनके जो विदेश सचिव हैं हो गए थे, चीन में जेनेट एलन जो इनकी ट्रेड सेक्रेटरी हैं वो भी गई थी, और वहाँ पर इन लोगों ने किया था कि हम मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन रिज्यूम करेंगे, जो बंद हो गया था रूस की लड़ाई के बाद। इनके जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो भी अभी तक उनके ऊपर डायरेक्ट बात नहीं हुई। लेकिन देखिए इंडो पैसिफिक में बात विचार नहीं मिलते, अलग अलग हैं। वहाँ अमेरिका अपनी वो दिखा रहा है, चीन अपना दिखा रहा है, वही हालत मिडिल ईस्ट में है, वही हालत इंडियन ओशन का है। तो वहाँ भी मतभेद हैं जो कि इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकते हैं। अभी जो है इन्होंने बात की है कि नारकोटिक्स वगैरह का जो प्रोडक्शन वगैरह है उस पर कंट्रोल हो, बिकॉज चीन से बहुत कुछ आ रहा था अमेरिका में, उसके ऊपर भी इनकी बात है। इन्होंने कहा है कि कंसल्टेशन जारी रखेंगे, टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट को रिन्यू कराएंगे जो इन्होंने वो बंद कर रखा था। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो स्ट्रेटजिक इश्यूज हैं उनको भी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि इन्होंने रास्ते बंद नहीं किए हैं, उतने पॉइंट्स हमने दिए कि क्या डिसएग्रीमेंट्स हैं, क्या हैं जो टैरिफ वॉर है, लड़ाई के इकोनॉमिक वॉर वाले हैं। लेकिन कुछ पॉइंट्स को लेकर के इन्होंने इंक्लिनेशन दिखाया है कि ये बात करेंगे, विलिंग टू टॉक, मतलब बात करने के लिए तैयार हैं। ये एक चीज बुनियादी जो चीज है वो हो गई है। और जो हम ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें, मैं ट्रेड वॉर नहीं बोलूं, ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट अगर इसको बोलूं, तो मैं ये भी कहूंगा कि इन चीजों को देख करके ये लगता है कि ये जो कंपटीशन था, हालांकि इन्होंने बीच में ही कहा था कि ट्रेड कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इन्होंने आपस में बताया था कि हमको आपस में इतना कंपटीशन नहीं करना चाहिए। या तो मैं ये कहूंगा कि ये अब ये कंपटीशन तो कर रहे हैं, बट कंपटीशन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, कि मतलब संघर्ष जो है बिना प्रतिस्पर्धा के ये चलाएं। बिल्कुल हो सकता है कि इसकी वजह से दुनिया को भी फायदा हो, क्योंकि अगर चीन ने जो उसके एज पर रूल्स अगर वो चले WTO के, और जिस तरह से जितना उसने सब्सिडी दे के चीज़ें कम कर रखी हैं, उसकी वजह से बाकी देशों के ट्रेड जो है पनप नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। अमेरिका ही नहीं, बाकी देशों को भी इससे फायदा होगा। लेकिन जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि वो है और अभी चलती रहेगी। अभी लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में इतनी जल्दी ये खत्म हो पाएगी। बिल्कुल। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम शौर्यपथ। हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहें हमारे ब्रिगेडियर साहब। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।